जय हिंद आप सभी को। मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम में, जहां पर कि हम जातक कथाओं के माध्यम से बुद्धिकीय प्रबंधन सीखने की कोशिश करते हैं, बुद्धिस्ट मैनेजमेंट सीखने की कोशिश करते हैं। आज से लगभग 2600 साल पहले तथागत गौतम बुद्ध ने अपने संघ में मैनेजमेंट करने के लिए अपने संघ के जो लोग थे उनको मैनेजमेंट सिखाने के लिए जो कथाएं कही थी, उन कथाओं के माध्यम से जो मिस्टर जसवीर चावला जी जो हैं, वो हमें बुद्धिस्ट मैनेजमेंट आज के संदर्भ में नए शब्दों में उसी मैनेजमेंट को हमारे सामने रखने की कोशिश करते हैं। स्वागत है डॉक्टर जसवीर चावला जी आपका। धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। असल में मैं कुछ नया ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। हाँ, है ना। हाँ, ये पुराना ही ज्ञान है। हाँ, और सिर्फ हुआ ये था कि हम लोग समझ नहीं पा रहे थे, मतलब समझने में थोड़ी सी वो परेशानी हो रही थी, क्योंकि हाँ, एक तो भाषा बदल गई। हाँ, और फिर क्या हुआ कि परिपाटी बदल गई। हाँ, परिपाटी सेंस कि भाई मुगल आए, ब्रिटिशर्स आए, है ना। तो ये जो पुस्तक थी जातक, ये चली गई, अलमारी के अंदर बंद हो गई, है जी, ना। और वो जो ढंग था वो पढ़ने पढ़ाने का दूर हो हाँ, गया। तो लोगों ने इसको इस तरह से बताना शुरू कर दिया कि ये जो है भगवान बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियां हैं। हाँ, तो इसलिए ज्यादातर उसमें फिर ये हुआ कि धर्म से रिलेटेड होंगी, तो इसकी पूजा करनी चाहिए, है ना। कुछ इस ढंग के विचार होने लग गए। हाँ, तो बहुत से विद्वानों ने फिर इसका ट्रांसलेशन भी किया, है ना। अब बाहरी विद्वानों ने भी आकर के, तो अब एक तो विदेशियों को पाली की उतनी समझ नहीं थी, जो बताया गया जिस हिसाब से, है ना, उसी हिसाब से उन्होंने इसका अर्थ किए और बहुत जगह अनर्थ भी कर डाले, है ना। उस अनर्थ में मैंने जिक्र किया था कि कईयों ने कह दिया कि ये पोर्नो की किताब है ना। कईयों ने उसको जो है और आस्थाओं से जोड़ दिया, है ना। बोधिसत्व के चरित्र को मतलब पूर्व जन्म का कह के, है ना। तो 547 थी, तो एक मान्यता ये चला दी कि 547 बुद्ध के जन्म हुए थे, है ना, जिनकी ये कथाएं हैं। तो ये निराकरण तब हुआ जब मैं शोध कर रहा था, तो मैंने पाया, अब जैसे इसका उदाहरण आज जो हम कहानी कहने जा रहे हैं, है ना, वो है 24 नंबर की कहानी। इसका नाम है आज जाइए जातक, है ना। आ जाइए जातक, है ना। आ जाइए जातक। आ जाइए जातक। अब आ जाइए जातक से हमने पहले देखा था भोजा जानिए जातक, 23 नंबर की। ठीक। अब ये 23 नंबर की कहानी और 24 नंबर की कहानी लगभग एक ही है, सिर्फ गाथा का फर्क है। तो जैसे हमने पिछली बार भी बात की थी कि गाथाओं के फर्क से कहानी का नाम अलग हो गया। अब उस हिसाब से अगर आप उसको जन्म कह दें तो एक जन्म घटा दीजिए, है ना। अगर ये मानते हैं कि कहानी जो है जन्म की बात है, तो उससे ऑटोमेटिक एक जन्म कम हो जाता है। अब इसमें भी वही बात है, तो एक और कम हो गया। अब आप आगे जातक कथाओं में पाएंगे कि किसी किसी कहानी के 5-5 रूपांतर हैं, 5 प्रकार से वो कहानी कही गई है, 5 कहानियां, तो 5 जन्म वहां कम कर दीजिए, है ना। तो मैं ये कहना बार बार चाहता हूँ कि ये जातक कथाएं जो हैं, ये पूर्व जन्म का लेखा जोखा नहीं, है ना। अब मसलन इसी कहानी को बात करते हैं, आ जाइए जातक। आ जाइए जो है, एक जैसे भोजा जानिए घोड़े का नाम था, इसमें आ जाइए जो भी, ये भी एक घोड़े का नाम है ना। उस कहानी की वर्तमान कथा में हमने समस्या देखी थी कि एक शिथिल प्रयत्न भिक्षु है, जो कि अपना काम जो है वो शिथिल कर दिया है, माने उसने जिस रूप में करना चाहिए उस रूप में काम नहीं कर रहा। यानी भिक्षु जो है वो तो भाई प्रवर्ज्या लेकर के साधना में दत्तचित्त हो, साधना में पूरे उद्योग के साथ, उद्यम के साथ, उत्साह के साथ काम करें, है ना। तो जो नहीं करता है वो जाहिर है कि वो उसका टाइम पर नहीं पहुंचता होगा साधना के लिए, है ना। जिस हिसाब से आचार्य कहते हैं उस हिसाब से नहीं करता होगा,
कोताही करता होगा, है ना, उसमें मन नहीं लगा रहा होगा, घर जाना चाहता होगा, तमाम तरह के लक्षण हो सकते हैं। तो उस वैसा एक लक्षण हमने देखा था पिछली कहानी में, भोजा जानिए जातक में हमने देखा था कि भगवान ने एक शिथिल प्रयत्न भिक्षु को मोटिवेट करने के लिए कहा था कि पूर्व जन्म में जो है, जो पंडितों ने क्या किया था कि अपनी शक्ति से बाहर काम किया था, आघात सहकर, चोट लगे होने पर भी उन्होंने अपने लक्ष्य से ज्यादा काम किया, है ना। तो आपको स्मरण होगा दर्शकों को कि भोजा जानी जातक में एक सैंधव घोड़े के उदाहरण दे करके, है ना, एक उसका उदाहरण दे करके उन्होंने किस हिसाब से उस भिक्षु को मोटिवेट किया, जिसको कहते हैं आउट परफॉर्म करने के लिए, है ना। इसको फिर हमने आज के संदर्भों में देखा कि कैसे ये संभव है ना, कि इंसान जो है अपने लक्ष्य से अधिक की प्राप्ति कर सकता है, बिकॉज देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन सक्सेस एंड फेल्योर। सफलता और असफलता के बीच एक बहुत ही पतली रेखा है, सीमा रेखा, जिसे आदमी थोड़ा सा प्रयत्न करे, एक झक्का और बोलते हैं ना, एक धक्का और दो, तो वो सफल हो जाता है ना। तो उस ढंग की मोटिवेशन वाली कहानी थी। अब इसमें फर्क जो आया है, एक तो गाथा का फर्क है, वर्तमान कथा में वही है कि एक शिथिल प्रयत्न भिक्षु है, उसको फिर जब उसकी खबर मिलती है तो शास्त्रा उसको बुला करके पूछते हैं कि भिक्षु, है ना, भाई सब सचमुच में तो शिथिल प्रयत्न है। तो पूर्व समय में पंडितों ने सामर्थ्य के बाहर भी जाकर अपने आघात सहकर भी उस लक्ष्य को पूरा किया। अब देखिए इसमें एक बात आई है, मैं देख रहा हूँ जातक कथा में, जहां पर ऐसा कहा जाता है ना कि पूर्व समय में पंडितों ने ऐसा किया, तो यहाँ जो पंडित शब्द है ये शास्त्रा स्वयं अपने लिए करते हैं प्रयोग, कि पंडितों ने ऐसा किया, है ना। और उदाहरण कथा में उन्हीं का जिक्र आएगा कि उन्होंने ऐसा किया, है ना। तो खैर ये एक बुद्ध घोष की एक स्टाइल भी हो सकती है। मैं इधर हंस रहा था इसी बात को लेकर के कि पंजाबी गानों में भी क्या इसको यूज करते हैं कि जैसे बात कहनी है ना कि जैसे मेरा नाम चलता है मान लीजिए, तो कहेंगे कि मित्रा दा नाम चलता है, अच्छा, है ना, मित्र। हाँ, इस ढंग से आप कई गानों में पाएंगे, तो रेफरेंस उस हिसाब से दिया जाता है। तो खैर इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। आज जो है मैं यहाँ पर एक चीज ऐड करना चाहूंगा सर दर्शकों के लिए जी, कि शास्त्रा यानी कि तथागत ने ऐसा कहा या नहीं कहा, ये तो तथागत को ही पता होगा जी। बुद्ध घोष की एक शैली है और उस शैली के अंतर्गत वो इस तरीके से लिखते हैं। हर एक लेखक, आप किसी भी लेखक को जब पढ़ते हैं तो उस लेखक की अपनी एक शैली होती है लिखने की, अपने विचारों को प्रकट करने की उसकी एक शैली होती है। वैसे बुद्ध घोष की जो शैली है उस शैली में ये चीज आती है। तो आप इसको कोई भी डिबेट करने पर बैठ जाना कि तथागत पंडितों का जिक्र कर रहे थे, तो इसमें वो ये सेंटर पॉइंट नहीं होना चाहिए। हमारा पॉइंट होना चाहिए कि हम इस कहानी से क्या सीख सकते हैं। हाँ, और ये बिल्कुल शैलीगत विशेषता है उनकी बुद्ध घोष की। जैसे कि वर्तमान कथा में इस तरह से यूज करेंगे, अतीत कथा में जाएंगे तो ब्रह्म उसकी रखेंगे कि वाराणसी का नरेश ब्रह्मदत्ता, उसके शासनकाल में बोधिसत्व का परिचय देंगे, ऐसा ऐसा हुआ, ठीक है। फिर जब कहानी का अंत करने लगेंगे तो फिर वह आर्य सत्यों का उद्घाटन कर और सारांश संगठित किया, इस तरह की बात आएगी। और फिर जन्मों का मिलान कर दिया जाएगा कि ये वाला आदमी पहले ये था, है ना, और बोधिसत्व तो मैं ही था। ये एक सेंटेंस आपको उसमें मिल जाएगा हर जातक कथा में। खैर, तो इसमें आते हैं बिल्कुल भोजा जाने वाली कहानी ही इसमें है, मोटिवेट करने के लिए वही कहानी कही गई। सिर्फ उसमें फर्क इतना आया है कि यहाँ पर अकेला घोड़ा नहीं है, 2 घोड़े। अच्छा। यहाँ रथ लेकर के जाता है। वाराणसी नरेश ब्रह्मदत्त है ना, और उसको उसी तरह से 7 राजाओं ने मिलके घेर लिया है। उसके अमात्य कहते हैं कि भाई आपके पास सैंधव घोड़ा है, आपको चिंता करने की क्या जरूरत है, पहले उसको भेजिए, अगर उसी से काम हो जाता है तो आपको रण में जाने की जरूरत नहीं है। अश्वारोही को बुलाते हैं पिछली भोजा जाने। यहाँ पर जो है एक जो रथवाहक चलाता है रथ, उसको बुलाते हैं। वो कहता है ठीक है, मुझे सैंधव घोड़े दे दीजिए और इस रथ में जोत पर के मैं विजय कर लाऊंगा, है ना। तो इस तरह से 2 सैंधव घोड़े, अब रथ है
तो रथ में 2 घोड़े कम से कम होंगे। तो उसमें ये आजन्य नाम का एक घोड़ा है, वो भी उसमें है ना, जो ज्येष्ठ घोड़ा है। तो इस तरह से करके अब वो 6 राजाओं का जो एक व्यू बना हुआ है, 6 राजाओं की सेनाओं का व्यू है, उसको फटाफट वो तोड़ करके 6 राजा को जीत करके जब वो आ रहा होता है तो उस समय क्या होता है कि उस सैंधव घोड़े पर प्रहार लगता है ना, आघात कोई करता है उसके कमर वाले हिस्से पर, तो वो जो है घायल हो जाता है। और वहां से वो जब अपने 6 को बंदी बना करके जब वापस वहां पर लौटता है तो उसका जो सारथी है वो क्या करता है, उसको सैंधव घोड़े को खोल देता है और एक घोड़े को जिस पर आघात लगा उसको खोल देता है और दूसरा एक घोड़ा उसकी जगह जोत रहा होता है। तब ये एक करवट पे लेटे लेटे, ये जो आजन्य है, करवट पे लेटे लेटे एक गाथा कहता है। वो गाथा जो वो है, जो घोड़ा जिसके कमर पे चोट लग गई है वो गाथा कहता है। हाँ, वो एक गाथा कहता है, क्योंकि उसको रथ से हटाया जा रहा है, उसकी जगह दूसरा घोड़ा लाया जा रहा है। अब ये सैंधव घोड़ा है, अब इसके जैसे भोजा जानी के मन में आया था कि भाई दूसरे को आप लगाओगे, पता नहीं उससे काम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, है ना, उसके मन में। इसलिए वो कहता है कि हमारी पूरे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। यहाँ पर भी वो बोधिसत्व जो है वो आजन्य घोड़ा है और वहां पर ये एक गाथा कहता है। तो गाथा मैं इस स्क्रीन पर दे देता हूँ, आप स्क्रीन पर देख लीजिए। और चूंकि 2 ही लाइनों की गाथा है, यदा यदा यथ यदा, यथ यथ यदा यदा आजन्यो कुरुते वेगम हायंती तत् बाणवाति। अब ये गाथा है, इसका अर्थ जो है इस तरह से है, जब जब जहां, जब जहां जहां, है ना, जब जब आजानीय घोड़ा प्रयत्न करता है उस समय वहां साधारण घोड़े रह जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ, देखिए इसमें भी भोजा जानी का नाम आ गया, गाथा में नाम आजइयों का आया है ना। इसका अर्थ जो भदंत जी ने किया है, आनंद कौशल रंजन ने, उन्होंने आजानीय दिया है ना। तो कहने का मतलब कि वही गाथा में थोड़ा सा फर्क आया है, उसकी वजह से ये कहानी अलग नाम से दी गई है, आजन्य जातक के नाम से। तो उनका कहना ये है कि भाई ये घोड़ा जो है, जो आजन्य घोड़ा है, ये वैसे काम कर सकता है जो साधारण घोड़ा नहीं कर पाता है ना। ये वैसा घोड़ा है। उस समय साधारण घोड़े रह जाते हैं, माने ऐसे जो चैलेंजिंग वर्क होता है वहां पर ऐसे साधारण घोड़े रह जाते हैं, लेकिन ये जो घोड़ा है ये उसको परफॉर्म कर देता है ना, उसको कर देता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी उन्होंने दिया है कि आजन्य कुरुते वेगम, कि सारथी के चित्त का झुकाव जानने में का सामर्थ्य रखने वाला आजन्य घोड़ा कैसा है, जो सारथी के मन में क्या है इस बात को भी समझ करके और वो उस हिसाब से प्रयत्न करता है। समझ रहे, इतना यानी वो लायक घोड़ा होता है, इतना एफिशिएंट घोड़ा होता है कि सारथी के मन की बात को भी समझ जाता है। और जो साधारण घोड़े वो नहीं समझ सकते हैं, वो रह जाते हैं, वो पराजय देंगे। लेकिन ये घोड़ा जो है तो वो लेटे लेटे कहता है कि भाई मुझे ही जोतो, क्योंकि दूसरे घोड़े से ये काम नहीं हो पाएगा। फिर सारथी जो है बोधिसत्व को उठा, उसको रथ में हाँकता है और 7वें राजा को का जो व्यू बनाया हुआ उसको भी तोड़ करके उसको पकड़ करके और राजा के सामने ले आता है ना। और क्या कहते हैं कि वो फिर राजा को उसी प्रकार उपदेश देता है। पिछली प्रकार हमने क्या देखा था भोजा जानी में, वो कहता है कि इनका वध मत कीजिएगा, इनको प्राण दान दीजिएगा और इन 7 राजाओं से आप बेशक उनसे लिखित ये ले लेंगे, उनसे प्रतिज्ञा करवा लेंगे, लेकिन इनका वध न करेंगे, है ना। तो कि एक जो है एक विन विन सिचुएशन प्राप्त हो, है ना। बोधिसत्व का बुद्धि के प्रबंधन का हमने यही गुण देखा कि हर बार एक बोधिसत्व जो है विन विन सिचुएशन देता है। अब उसके बाद में फिर उसका शारीरिक कृत्य किया जाता है, क्योंकि वो घोड़ा तो जब 7वें नृप को जीतने के बाद में अपने श्वास छोड़ देता है, लेकिन वो उस लक्ष्य को पूरा कर लेता है। अब यहाँ पर जो है लास्ट वाली जो सेंटेंस में जहाँ मार्क करने वाली चीज है वो ये है कि
जो भिक्षु है वो तो कहानी सुनने के बाद में मोटिवेटेड हो गया, वो अरहत्व को प्राप्त हुआ, है ना। और जो उस समय का जो राजा था वो आनंद था, है ना। और जो अश्व था वो सम्यक संबुद्ध था, यानी अजय जो घोड़ा था वो सम्यक संबुद्ध था। पिछली हाँ होता, हमने पिछली बार भोजा जानी में क्या देखा था, उन्होंने भोजा जानी में ये कहा था कि जो अश्वारोह है वो सारी पुत्र है। यहाँ पर अश्वारोह यानी जो रथ जो चला रहे हैं उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है, उसके बारे में कोई कि वो कौन है ये इसमें जिक्र नहीं, कोई जिक्र नहीं। यहाँ पिछली कहानी में सारी पुत्र का जिक्र था कि वो अश्वारोह सारी पुत्र है, और जो भोजा जानी से अंदर था घोड़ा तो मैं ही था, ठीक है। ये पिछली भोजा जानी का। अब यहाँ पर देखिए जो राजा तो वही है, आनंद है दिया है ना, कि जो राजा है उस समय के राजा अब के आनंद अस्तवीर थे, और अश्व जो था वो सम्यक संबोध यानी मैं ही था। तो अंतर कहाँ पर आया कि सारी पुत्र वहां था, यहाँ नहीं है, ठीक है। इसका मैनेजमेंट इसमें से जो हाँ, तो यहाँ पर जो मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सारीपुत्र माइनस है, वहां सारीपुत्र था। तो कि जैसे भोजा जानीय जातक और आजन्य जातक, ये दोनों में देखिए कहानियां सेम उसी तरह से चल रही है ना। सिर्फ फर्क कहाँ पर आया है, अंत में एक तो गाथा में फर्क आ गया है ना, गाथा दोनों की अलग अलग है। अच्छा, उसमें जो बोधिसत्व है वो भोजा जानीय नाम से है, यहाँ पर आजन्य नाम से है, ठीक है। अब वहां अश्वारोही का एक रोल है, जो अश्वारोही जो है वो घोड़े को चलाता है पिछली कहानी में, ठीक है। तो वहां सारीपुत्र जो है वो अश्वारोही है, यहाँ पर जो रथ को चला रहा है उसका कोई जिक्र नहीं है ना। सिर्फ बोधिसत्व का सम्यक संबुद्ध का जिक्र है कि वो आजन्य घोड़ा जो था वो सम्यक संबुद्ध था, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, अच्छा, जो शिथिल प्रयत्न भिक्षु है जिसके लिए दो कहानियां बनी है, जिसको मोटिवेट करने के लिए, वो दोनों अलग अलग हैं। ऐसा नहीं है कि भाई पहले वाला भिक्षु को ही फिर एक कहानी सुना दी और फिर दूसरे बार फिर ये वाली कहानी सुना, ऐसा नहीं है। तो ये आप पाएंगे हमेशा जातक कथाओं में कि जो उदाहरण कथा बनाई जाती है, जो मैनेजमेंट की केस स्टडी सुनाई जाती है ना, वो पात्र को देख करके, जो वर्तमान कथा में जो पात्र है जिसका प्रबंधन करना है, उसकी पृष्ठभूमि देखी जाएगी, सामाजिक पृष्ठभूमि से आया है, उसका मानसिक अवस्था क्या है, उसकी क्या कहते हैं कितनी परिपक्वता है धारणा ध्यान समाधि में, है ना, यानी अरहत्व का जो साधना राह पर वो चल रहा है वो वहाँ कितनी परिपक्वता है ना। तो इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स को देख करके ही एक कथा बनाई जाएगी जो उसके अनुभव क्षेत्र से मेल खाए। अब मान लीजिए वो व्यापारी वर्ग से आया है तो उसको व्यापार की कहानी सुनाएंगे, कोई अगर किसान के उसमें से आया है तो उसको किसानी के टर्म में कहानी सुनाएंगे। ये गौतम बुद्ध का ये कम्युनिकेशन स्किल है, ये आप पाएंगे कि ये ऐसा अच्छा स्किल है कि वो उसके सब कॉन्शियस में चीज को रजिस्टर करा दे, है ना, इसलिए उसका मनोवैज्ञानिक प्रबंधन हो पाता है, ठीक है। इस कहानी में जो अजन्य कहानी में जो पात्र है ना, उसमें सारी पुत्र की आवश्यकता नहीं है, पिछले वाले में थी। सारी पुत्र धर्म सेनापति थे, धर्म सेनापति का उन्होंने वो रोल उसमें दिखाया था कि भाई धर्म सेनापति जो है वो उस अश्व को क्यों उस हिसाब से नहीं कंट्रोल कर रहा है कि वो आउट परफॉर्म कर सके, क्यों वो शिथिल हो गया। ध्यान देने की बात है, दोनों कहानियों में अंतर है ना। वहां बीच में एक मिडिल मैनेजमेंट है, एक मिडिल मैनेजर का रोल है, इसको अगर इस ढंग से आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वहां पर वो प्रश्न उठा रहे हैं मिडिल मैनेजर से कि भाई तुम क्या कर रहे हो। वहां पर ये आदमी जो है आज की भाषा में टीम लीडर कहते हैं, हाँ टीम लीडर कहते हैं, और वो जो है
उसका क्या रोल है? ये व्यक्ति जो है ये शिथिल प्रयत्न हो गया है, उद्यम नहीं कर रहा है, आलसी हो गया है, तो आप क्या कर रहे हैं? इसलिए वहां पर वो सारिपुत्र को बीच में लाए। ठीक है। यहाँ पर वो सीधा डायरेक्ट आ रहे हैं। अच्छा। यानी वो व्यक्ति जो है वो बुद्ध से ही ज्ञान प्राप्त कर रहा होगा, बुद्ध के ही शिक्षाएं ले रहा होगा, उपदेश ले रहा होगा। सारिपुत्र हो सकता है उसे विपස්සना की टेक्निक न बता रहे हो, ये भी हो सकता है ना, कि उस समय तथागत स्वयं उसको सिखा रहे हो। अच्छा, फिर यहाँ पर इसमें रथ की बात बताई है कि 2 सैंधव घोड़ों की बात बताई है ना। इस यहाँ पर जो बात की तो आउट परफॉर्मेंस जो यहाँ पर हो रही है, 2 घोड़ों ने ही व्यू तोड़ा है ना। पहले में 1 घोड़ा था, यहाँ 2 घोड़े। तो ये भी हो सकता है कि यहाँ पर, हाँ, टीम की बात करें कि यहाँ पर 2 लोग हैं साथ में, है ना, और उन 2 लोगों में एक जो है शिथिल प्रयत्न हो गया हुआ है, या एक भी आघात उसको लग गई है, चोट लग गई है, उसमें पूरी आशा है या उसको शक है कि ये आदमी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो रथ वाला जो है उसको निकाल के दूसरे घोड़े को जोतना चाहता है ना। और ये तब वो कहता है बोधिसत्व वहां पर कि नहीं, मैं स्वयं जो है, माने क्योंकि दूसरे साधारण घोड़े वैसा नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर उसका देखिए विश्वास कितना है ना, कि ऐसा विश्वास जो है इस भिक्षु में भरना चाहिए, उसको इस हिसाब से मोटिवेट करना चाहिए कि भाई तुम जो हो तुम कर सकते हो, आघात अगर भी लगा हुआ है तब भी तुम्हारी जो क्वालिटी है वो ऊंची है ना, तुम आउट परफॉर्म कर सकते हो, तुम शिथिल प्रयत्न न हो वो। क्योंकि देखो ऐसी पोजीशन में जो दूसरा घोड़ा है वो नहीं कर पाएगा, है ना। इसको क्लियर किया गया है कि यहाँ पर दूसरा घोड़ा नहीं कर पाएगा, यहाँ सैंधव घोड़ा ही कर पाएगा। और मतलब आघात लगा हुआ तब भी वो कर पाएगा, उसमें इतनी काबिलियत है ना, क्योंकि वो अपने रथी की बात भी समझ जाता है, उसके मन में क्या चल रहा है, उसी हिसाब से वो प्रयत्न। तो ये जो उसकी आज के संदर्भ में समझाने की कोशिश कीजिए ना, आज के संदर्भ में हम हाँ, आज के संदर्भ में देखिए इस हिसाब से वो अगर एक टीम में है, टीम में मान लीजिए एक कोई कमजोर भी हो गया है ना, एक परफॉर्म ठीक से नहीं भी कर पा रहा, उसको आघात लग गया है, एक्सीडेंट हो गया है, या और कोई कारण है ना, तो भी उसे ये अगर कॉन्फिडेंस आ जाए कि भाई तुम्हारी जो एफिशिएंसी है ना, तुम लंगड़ा कर भी ये काम कर लो, तुम अगर माने ऐसी कोई चोट भी लग गई है तो भी तुम्हारी जो एफिशिएंसी है वो और लोगों से बेहतर है, ठीक है। तो तुम अगर शिथिल प्रयत्न हो जाओगे, तुम हॉस्पिटलाइज हो गए, अब दूसरा आदमी तुम्हारी जगह नहीं कर पाएगा, है ना। तो ऐसा कई बार होता है कि भाई जो मैनेजर है वो स्वयं भी ये कहता है कि भाई ठीक है मैं ही इसको कर लेता हूँ, है ना, दूसरे किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेजेंगे, है ना, वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह का मोटिवेशन है कि मान लीजिए 2 लोग हैं एक साथ, है ना, एक टीम में या और भी लोग हैं, और एक उनमें से वो बीमार हो गया है या इनएफिशिएंट है ना, या उसमें मान लीजिए सॉरी उसको चोट लग गई है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई और कारण हो गया है ना, उसकी जगह हम दूसरे से उसको सब्स्टिट्यूट करना चाहें, है ना, कि भाई टैक्सी की जगह ये आदमी चला जाता है, तो ये आवश्यक नहीं कि वो काम पूरा कर हो पाएगा ना। लेकिन ये जो भावना है, ये जो बीमार होकर भी जो काम कर लेगा वो दूसरा व्यक्ति नहीं कर पाएगा। तो कहने का मतलब ये कि इसको इस तरह से आज के संदर्भ में अगर हम समझने की कोशिश करें तो कि एक कंपनी के अंदर, एक टीम के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ आउट परफॉर्मर होते हैं, जो कि अगर हम इसको सेल्स की भाषा में अगर समझने की कोशिश करें तो एक अगर 10 लोग की टीम है तो 10 के 10 परफॉर्मर नहीं होते, उसमें से 2 या 3 लोग ऐसे होते हैं जो कि परफॉर्म करते हैं, जिनकी सेल्स हमेशा हाई रहते हैं, जिनके नंबर्स हमेशा हाई रहते हैं। इसी तरीके से इसको आप देखेंगे कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसकी जो टीम है तो उसके अंदर आप देखेंगे एक टीम लीडर के अलावा 2-3 लोग ऐसे होते हैं टीम के अंदर जो कि बहुत अच्छा काम जानते हैं, जो कि बहुत अच्छा काम करते हैं।
तो जी उनके जी। जैसा काम बाकी और कोई नहीं कर सकता। उसके कई सारे फैक्टर्स होते हैं कि भाई सामने वाला जो पर्सन है उसको एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है, वो कई अरसे से इस हम्म। काम में लगा हुआ है, उसकी जी क्वालिफिकेशन जी। काफी अच्छी है, साथ में वो डेडिकेटेड भी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना हम्म। भी पसंद करता है। और इन जी। कंडीशन की अगर आपका मैनेजर या टीम लीडर एब्सेंस है तो उनकी एब्सेंस में वो व्यक्ति उस पूरी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी उठाता है। हम्म। तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि वो जो आउट परफॉर्मर है, जिसका परफॉर्मेंस हमेशा अच्छा रहता है, वो जो हम्म। काम कर सकता है वो बाकी लोग नहीं कर सकते हैं। आज के संदर्भ बिल्कुल। में उसके मैंने आपको रीजन बताया कि उसकी क्वालिफिकेशन, उसका वर्क एक्सपीरियंस, उसका डेडिकेशन, ये सारी चीजें मायने रखती हैं। मायने रखती हैं। जी। और मान लीजिए कि वो आउट परफॉर्मर जो है वो किसी हाँ। कारणवश अगर बीमार हो गया है, अथवा मान हाँ। लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया है, अथवा हम्म। कोई ऐसा हादसा हुआ है ना, हम्म। तो भी हम्म। जो है उसे ये स्वयं ये हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। क्योंकि जहाँ टारगेट की बात है ना, जहाँ शत्रुओं को हराने की बात है, जहाँ हम्म। वाराणसी स्टेट को बचाने की बात है ना, हम्म। एक आप समझ रहे हैं ना कि वहाँ हम्म। ऐसी पोजीशन है कि वहाँ पर दूसरे उसके सब्स्टिट्यूट का होना हम्म। संदेहास्पद बना देगा कि वो हमको रिजल्ट मिलेगा कि नहीं। तो आज वैसी आज कंडीशन के में संदर्भ में इसको आप ये मान के चलिए कि आपकी एक डेडलाइन है और उस डेडलाइन पे आपको एक प्रोजेक्ट डिलीवर करना है किसी भी हम्म। कंडीशन में। ठीक है। जी जी। वो हाँ। टाइम बाउंड है अथवा हाँ। टारगेट बाउंड है हाँ। ना, कि इतना हाँ। प्रोडक्शन टारगेट है उतना देना है। हाँ। और उस कंडीशन में ऐसा व्यक्ति जो है, जो हम्म। है ना, उसको सब्स्टिट्यूट नहीं किया जा सकता। उसे हाँ। स्वयं उठ करके ये बात कहनी चाहिए, हम्म। है ना, स्वयं ये कहना चाहिए कि हाँ। भाई मैं ही इसको पूरा करूंगा। मैं ठीक है। चोट लग गई है तो क्या हुआ, मैं लंगड़ा रहा हूं तो क्या हुआ, है ना, हाँ। मैं स्वयं इस चीज को पूरा। और उसका साथ रहना जो है, ये हाँ। भी बहुत बड़ी बात है कि वो जो हाँ। है टारगेट को अचीव कर ले, हाँ। है ना। तो इसलिए इन कंडीशन वो ऐसा जो कई है। बार हम देखते हैं कि कंपनी के अंदर एक व्यक्ति, एक टीम जो है, जैसे अभी आज कितनी तारीख है, आज 31 तारीख है, आज है ना। जी जी जी। 31 तारीख है, ऑलमोस्ट हर कंपनी के अंदर सेल्स का प्रेशर होगा, क्लोजिंग रहती बिल्कुल। है, ये मंथ एंड रहता है, क्लोजिंग रहती है, आज की जी डेट पे जी किसी की क्लोजिंग होगी या फिर 1 तारीख को क्लोजिंग होगी। यानी कि जी जी जी। जो टारगेट असाइन किए जाते हैं, जैसे मैं लास्ट कंपनी ली थी एक्सिस बैंक, है ना। तो जी एक्सिस बैंक जी। में मैं होम लोन डिपार्टमेंट में था। तो हम्म मंथ के एंड पे हमें ये, जैसे हमें एक टारगेट दिया कि आपका 10 करोड़ का टारगेट है, 10 करोड़ हम्म। आपको होम लोन सेल्स करना है। तो जी जी मंथ के एंड में हम लोग ये देखते थे कि यार हम, और उसके साथ जैसे ये तो हो गया डिसबर्समेंट का कि आपको इतना जी डिसबर्स कराना है, साथ में फिर जी आपको जी। लॉगिन फाइल जो है वो कितनी लेकर आनी है। तो उन फाइल्स हम्म। की संख्या होती थी, जैसे पर जी जितने टीम में अगर 5 लोग हैं तो कम से कम पांच पांच जी फाइल सब लोग लेकर आएंगे, है ना। जी तो जी जी। हाँ। वो उतनी 25 फाइल के आसपास वो हो गई। तो वो जी। हमें मंथ के एंड पे एक दिन पहले वो एक प्रेशर रहता था। हम्म। इस टाइम इस ड्यूरेशन में किसी को छुट्टी नहीं दी जाती थी, जी मंथ जी एंड में जी। किसी को छुट्टी बिल्कुल नहीं मिलती कहीं भी किसी भी प्राइवेट बिल्कुल कंपनी में, बिल्कुल। क्योंकि टारगेट रहता है। अब उस टाइम अगर कोई व्यक्ति छुट्टी ले ले गलती से भी, हम्म तो उसके ऊपर गाज हम्म। गिरती है। और सही उस बात है। कंडीशन में अगर कोई ऐसा परफॉर्मर है, मैं नाम नहीं लेना हम्म। चाहूंगा, लेकिन जब जी मैं काम काम करता था बैंक के अंदर, तो वहां पर एक सर थे, जी। वो हमेशा हम्म। आउट परफॉर्म करते थे। मतलब राइट। पूरी टीम का जो टारगेट होता था, उस हम्म टारगेट का लगभग 30%, 20%, 30% वो अकेले ही कर देते थे। वो हमेशा आउट बिल्कुल। परफॉर्म करते थे। तो जी जी जी। उनको इस मंथ एंड में छुट्टी नहीं दी जाती थी किसी भी कंडीशन में, तो भाई तुम तो हाँ सही बात। स्टार स्टार हो, अगर तुम ही छुट्टी पे हाँ चले जाओगे तो बाकी लोग क्या बोलेंगे, अरे ये तो सीनियर होने के बाद छुट्टी ले रहे मंथ एंड में। हाँ। और तो दूसरी बात है ना, हाँ। ये उसको बोधिसत्व ने उस हिसाब से डिफाइन भी किया। हम्म। वो स्वयं कह रहे हैं कि हम्म। भाई दूसरा व्यक्ति इसको नहीं कर हाँ। पाएगा, और वो खुद इसलिए शिथिल प्रयत्न नहीं हो रहा है, हम्म। चोट लगी हुई है, लेकिन हाँ। फिर भी जो है उसमें ये मादा है, यानी उसमें ये गुण है कि कैपेसिटी है उसके भाई अंदर, वो इतनी उसकी कैपेसिटी है इतनी। कि वो दूसरे को नहीं लगने दे रहा है हाँ। कि मैं ही करूंगा, चलो मेरी हाँ। टांग दुख रही है या जो भी है, हाँ। मेरे साथ जो भी प्रॉब्लम है अभी, हाँ। उसको मैं ठीक कर दूंगा मद्देनजर या नहीं फिर मैं उसको। रखूंगा। लेकिन हाँ। हाँ, लेकिन इतना दुख होने के बाद भी मैं उसको, मैं जो टारगेट है उसको कंप्लीट कर लूंगा, जो हाँ। टीम का टारगेट है उसको कंप्लीट करने के बाद ही हाँ। मैं चयन रेस्ट करूंगा या करूंगा। फिर छुट्टी लूंगा या मुझे कहीं जाना है तो मैं हाँ जाऊंगा।
हाँ करेक्ट। तो इसके ये अलावा जो सर गुण है ये, और कुछ ऐड करना चाहेंगे सर इसमें? इसमें देखिए ऐड करने वाली बातें जो हैं, आपको ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे मिल जाएंगे हाँ, आज की आज के लिए तो परिस्थितियों बहुत में ना, सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। हाँ। और इसको है ना, उसको इसी रूप में लेना चाहिए कि भाई ये जो बोधिसत्व है ये ना, जो कहानी है स्पेशली उन लोगों के लिए जो कंपनी में आउट परफॉर्मर है, उनको और मोटिवेट करें। हाँ हाँ उनको ठीक है। मोटिवेट करें। कई बार उनके जो है हाँ उस तरह से वाकया होते हैं कि भाई वो मतलब अक्षम हो रहे हैं, है हाँ, ना। तो किसी भी रीजन वहां की पर वजह से कई सारे रीजन होंगे। किसी भी रीजन, कई सारे रीजन हो सकते हैं। तो वहां उनका वो मनोबल जो है वो हाँ होना चाहिए कि भाई हम इसको परफॉर्म करें, उसके बाद ही जो होगा हाँ, देखी जाएगी, ये हम बाद उनकी में उसको उनकी एक करेंगे। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कंपनी के लिए, हाँ या फिर उनका खुद का जी बिजनेस है जी, तो उसके लिए, या जो भी वो बिल्कुल काम कर रहा बिल्कुल। है। हाँ, और हाँ ये संभव है ना, ये हाँ, इसको ऐसा किया जा सकता है। हाँ अपने टारगेट्स को पूरा करना संभव है ना, जब इस तरह की भावना होती है। तो हम्म, ये इसका रिजल्ट निकल ठीक। के आता है ना, इस ढंग बहुत से। बहुत शुक्रिया सर आपका। तो बहुत इस बहुत कहानी के धन्यवाद, है माध्यम ना। से आपने जो जितने भी हाँ सेल्स में जो किसी भी प्राइवेट सेक्टर में कोई भी व्यक्ति अगर काम कर रहा है तो उसके जी लिए जी ये जी कहानी बहुत प्रेरक रहेगी। और ये मंथ एंड के टाइम में अपन लोग शूट कर रहे हैं तो जी काफी अच्छा जी। कि और बहुत ये तो बहुत मोटिवेशनल टाइम भी है कहानी और है। लोगों की मेहनत का और वो। साथ ही मुझे तो हाँ खुशी इस बात की है कि इस कहानी ने वो उस मिथ को भी तोड़ा हाँ कि भाई ये एक वो जन्म वाली कहानी नहीं है कि वो हाँ जो भगवान बुद्ध है वो एक हाँ भोजा भोजा जानी घोड़ा बने, दूसरे में अजय घोड़ा बने। हाँ ऐसा कोई बात नहीं है, ये तो एक हाँ, उदाहरण कथा है घोड़े ठीक के माध्यम से, है ना। ठीक इस तो ये उस हिसाब से भी एक जी। अच्छी कहानी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपको। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बुद्धाय, जय नमो नमो बुद्धाय, जय भीम, है ना। जय भीम नमो। फिर मिलते हैं, फिर बिल्कुल मिलते हैं। बिल्कुल। अभी हमारे बीच मौजूद थे डॉक्टर जसवीर चावला जी, जिन्होंने भी बताया है कि किस तरीके से एक जो आउट परफॉर्मर है एक कंपनी के अंदर, एक टीम के अंदर, उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और उसको सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। साथ में ही उसका जो मैनेजर है या उसका टीम लीडर है ना, या उसका एआरएम है, असिस्टेंट मैनेजर है, तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस व्यक्ति को मोटिवेट करे। और मोटिवेट करने का अर्थ कभी भी ये नहीं कि आप उसको गाली गलौज कर रहे हो। सेल्स में हम लोग देखते हैं कि गाली गलौज की जाती है बहुत। वहां पर आप उसको सही तरीके से भी समझा सकते हो। तथागत गौतम बुद्ध जो है वो कभी भी अपने संघ में जो उनके जो लोग हैं, अ, जो उनके उनको फॉलो करते हैं, उनको कभी गाली गलौज नहीं कर रहे हैं, चिल्ला नहीं रहे हैं, उनके ऊपर बड़े प्यार से उनको समझाते हैं। और उनकी जो टेक्निक है, कुछ टेक्निक के थ्रू वो उसके सामने वाले व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर अपनी जो बात है उसको रजिस्टर्ड कराने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोग कुछ ना कुछ सीखने को समझने को जरूर मिला होगा। मैं रजत मौर्य मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अगर आप लोग चाहते हैं कि बहुजन साहित्य लगातार इसी तरीके से अपना काम करता रहे तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग बहुजन साहित्य का आर्थिक सहयोग करें। बिना आर्थिक सहयोग के किसी भी काम को लगातार कंटिन्यू रखना बड़ा ही मुश्किल होता है। मैं रजत मौर्य मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में फिर किसी किताब के साथ। तब तक अपना और अपने का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो पढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।